नमस्कार सभी को, मैं नील बेनीवाल अवर्स एजुकेशन के इस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं। तो इंडिया जीके, वर्ल्ड जीके और स्टैटिक जीके के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो हर एक एग्जाम के अंदर आपके पूछे जाते हैं, चाहे आप किसी भी स्टेट लेवल के एग्जाम की तैयारी कर रहे हो या सेंट्रल लेवल के एग्जाम की तैयारी, तो आपके सामने यही क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, क्योंकि ये वो क्वेश्चन है जो मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है और आपको हर एक एग्जाम के अंदर देखने को मिलते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए आज का, डैश को ग्राम पंचायत का प्रमुख बोला जाता है, यानी डैश ग्राम पंचायत का प्रमुख है। ऑप्शन देखो, मुख्यमंत्री, कमिश्नर। कमिश्नर तो आपका किसका होता है? कमिश्नरी का होता है, कमिश्नरी का। सरपंच हो गया, तो ये इसका राइट आंसर बनेगा बिल्कुल सरपंच, ऑप्शन नंबर सी। अब देखो पंचायती राज की अगर बात की जाए तो पंचायती राज में आपकी कितनी, पंचायती राज में आपका कौन से 3 टायर है, यानी त्रिस्तरीय पंचायती राज प्रणाली है, 3 टायर। ठीक है, तो इन 3 टायर के अंदर कौन कौन सा, एक तो आपका सबसे निम्न स्तर पे, सबसे नीचे के स्तर पे जो होता है उसको बोला जाता है ग्राम पंचायत, ये हो गया ग्राम पंचायत। उसके बाद मध्य लेवल पे आपसे पूछिए तो वो आपका होता है पंचायत समिति। ठीक है, और जो आपके सबसे ऊपर के लेवल का कौन सा होता है वो आपका, उसको बोलते हैं जिला परिषद। तो ये 3 आपके जो टायर होते हैं, अब इनमें देखो, एक तो आपके होते हैं पॉलिटिकल हेड। आपके कौन से होते हैं पॉलिटिकल हेड? मतलब वो होते हैं जिनको चुना जाता है यहाँ पे, जो किसी तरह की क्वालिफिकेशन जिनके लिए मैटर नहीं करती। जैसे ग्राम पंचायत के लिए चुना जाता है किसको? सरपंच बनता है, यानी जो ग्राम पंचायत है उसका पॉलिटिकल हेड कौन होता है? सरपंच होता है। ठीक है, उसी तरह से पंचायत समिति का हेड होता है, उसको क्या चेयरमैन बोलते हैं, अध्यक्ष बोलते हैं। ठीक है, ये हो गया। जिला परिषद जो है उसको क्या बोलते हैं? मेयर बोलते हैं, या महापौर जिसको बोलते हैं हिंदी के अंदर। तो ये इसके कौन है? ये इसके पॉलिटिकल हेड होते हैं। कौन से? पॉलिटिकल हेड होते हैं इसके। ठीक है, अब एक पर्सन वो होते हैं जो इनके अंदर जिनको किसी तरह की क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग सरकार जो उनको या एग्जाम के थ्रू जिनको चुना जाता है, जैसे ग्राम पंचायत के लेवल पर जो चुना हुआ पर्सन होता है उसको बोलते हैं ग्राम सचिव। ग्राम सचिव बोलते हैं, जो आप तैयारी करते हो ग्राम सचिव, ये वही वाला। उसके बाद अगर पंचायत समिति में देखा जाए तो यहाँ का जो एजुकेशन की अकॉर्डिंग जिसको चुना जाता है, जो एग्जाम के थ्रू चुना जाता है, जिसको कौन सा होता है? बीडीओ, जिसको क्या बोलते हैं? ब्लॉक डिविजनल ऑफिसर। ब्लॉक डिविजनल ऑफिसर होता है बीडीओ। और उसी तरह से जिला परिषद के अंदर आपका कौन सा होता है? इसको बोलते हैं डीडीओ, डिस्ट्रिक्ट डिविजनल ऑफिसर। ठीक है, तो ये तो आपके हो गए पॉलिटिकल हेड इधर वाले, और ये आपके हो जाएंगे जिनको आपके क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग इनको यहाँ पे रखा जाता है, या एग्जाम लेकर इनको यहाँ पे चुना जाता है। इसका राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर सी, सरपंच। नेक्स्ट देखो, स्वतंत्रता के पश्चात किसे भारत की संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष जो है वो चुना गया? स्वतंत्रता के बाद जब आपकी संविधान सभा की जब पहली बैठक बैठी थी, जब आपकी पहली बैठक थी, तो पहली बैठक तो थी उस समय कोई भी इसका अध्यक्ष था नहीं, तो उस समय पहली बैठक के अंदर सबसे जो उम्रदराज व्यक्ति जो था उसको यहाँ पर इसका अध्यक्ष चुना गया था, और वो थे कौन? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, जो इसका वो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सेकंड। तो ये जो पहली बैठक आपकी हुई थी ना, जो आपकी पहली बैठक ये हुई थी 9 दिसंबर 1946 को, तो इस बैठक के अंदर सबसे पहली बैठक जो हुई थी इसके अंदर अध्यक्ष बनाया गया था सबसे बड़े उम्रदराज व्यक्ति जो कि सच्चिदानंद सिन्हा थे, इनको यहाँ पे इसका अस्थायी अध्यक्ष जो है वो चुना गया। अब उसके बाद नेक्स्ट जो इसकी बैठक होती है वो 11 दिसंबर 1946। अब इनके बाद 2 दिन का टाइम मिला, और इस 2 दिन के अंदर इन्होंने क्या किया? स्थायी जो है इसका सदस्य, स्थायी अध्यक्ष जो है इसका चुन लिया था। वो किसको चुना? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। ठीक है, आपसे ये पूछेगा कि अस्थायी अध्यक्ष कौन है? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। उसके बाद ये पूछेगा स्थायी सदस्य किसको, स्थायी अध्यक्ष किसको नियुक्त किया गया? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष जो है वो इसमें नियुक्त किया गया। और उसके बाद तीसरी बैठक जो होती है वो होती है 2 दिन के बाद आगे, और 13 दिसंबर 1946, और इस दिन उद्देश्य प्रस्ताव जो है वो पेश किया जाता है किसके द्वारा? किसके द्वारा? तो जवाहरलाल नेहरू के द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया जाता है 13 दिसंबर 1946। देखो मीटिंग होती है 3 बैठक, पहली 9 दिसंबर, 2 दिन बाद 11, 2 दिन बाद 13। पहली में अस्थायी अध्यक्ष चुने गए थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, दूसरे में स्थायी सदस्य डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और तीसरी के अंदर जवाहरलाल नेहरू के द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव जो है वो पेश किया जाता है। तो ये तीनों इंपॉर्टेंट होगी, तीनों की तीनों। राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पर इसमें देखो राजगोपालाचारी जो दिया गया, सी राजगोपालाचारी जो दिया गया, ये काफी इंपॉर्टेंट है। सी राजगोपालाचारी, जिनको किस नाम से? इनको राजा जी के नाम से भी जाना जाता है। और ये क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि जब भारत जब आजाद हुआ उसके बाद स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय और अंतिम भारतीय आपके जो गवर्नर जनरल कौन बना था? तो वो बने थे सी राजगोपालाचारी। आपको पता होगा भारत जब आजाद हुआ 15 अगस्त 1947 के बाद, उस समय जो पहला आपका गवर्नर जनरल था वो कौन था? विलियम, जो पहला आपका गवर्नर जनरल
माउंटबेटन बना था, और माउंटबेटन के बाद, क्योंकि माउंटबेटन भारतीय नहीं था इसीलिए आपसे पूछते हैं कि पहला भारतीय कौन सा था, तो वो था सी राजगोपालाचारी। और अंतिम, क्योंकि सी राजगोपालाचारी के बाद ये गवर्नर जनरल का जो सिस्टम है ये खत्म कर दिया गया था। इसके बाद नेक्स्ट, निम्न पर विचार करना है। आपके सामने चार दो कथन दिए गए और इनमें आपको बताना है। सबसे पहला देखो, बराक नदी मणिपुर मिजोरम में बहती है, तो बराक नदी जो है ये कहां पर, ये आपकी मणिपुर में, ये आपकी मणिपुर, उसके बाद नागालैंड, उसके बाद आपकी मिजोरम, उसके बाद असम, यानी कि ये आपकी लगभग मणिपुर, असम, नागालैंड, मिजोरम, इन चारों में ये बहती है। तो राइट आंसर कौन सा, पहला बिल्कुल सही बन रहा है इसका। इसके बाद नेक्स्ट देखो, पटकाई बूम, नागा पहाड़ियां और लूसाई निम्न पहाड़ियां हैं जो जूम कृषि करने वाले जनजातीय समूह द्वारा आवासित है। देखो हमने पढ़ा था जूम कृषि कौन सी होती है, जूम कृषि जिसको क्या बोलते हैं, एक तरह का आपका शिफ्टिंग कल्टीवेशन जिनको बोला जाता है, शिफ्टिंग कल्टीवेशन, यानी कि जहां पर एक जगह के ऊपर जंगल को काटा जाता है, यानी जिसको काटो और जलाओ खेती बोलते हैं, काटो और जलाओ खेती। और ये कहां पर होती है, मैंने पिछली बार बताया था कि नागालैंड साइड, मणिपुर साइड जो आपकी होती है वो जूम कृषि होती है। तो ये ध्यान रखना है, जो लगभग आपके ईस्ट की साइड, जैसे आपका मणिपुर, नागालैंड, जो आपका अरुणाचल प्रदेश है, इधर आपकी लगभग सारी जो होती है ना उसको जूम कृषि बोलते हैं। जो आपकी जहां पे जो लोग जंगल के अंदर जो कृषि करते हैं, जहां पे जंगल को काटा जाता है, उसके बाद वहां पे खेती की जाती है, और 2-3 साल के बाद जब वहां की उर्वरता खत्म हो जाती है, वहां पे फसल होना बंद हो जाता है, उसके बाद वे अगली जगह पर जाकर वहां पे सेम प्रोसेस करते हैं। इसको बोला जाता है शिफ्टिंग कल्टीवेशन। और जो आपके ईस्टर्न इंडिया की साइड जो की जाती है उसको जूम कृषि बोलते हैं। तो देखो पटकाई बूम जो है ये आपकी कहाँ की पहाड़ी है, तो पटकाई बूम है ये आपकी म्यांमार के अंदर पहाड़ी है, म्यांमार के अंदर, ठीक है। उसके बाद नागा हिल्स, नागा हिल्स का मतलब नागालैंड के अंदर। लुसाई जो देर है, लुसाई आपकी कहां पर है, तो ये आपकी मिजोरम और मणिपुर के दोनों की बाउंड्री पर लुसाई पहाड़ियां जो पाई जाती है। और ये बिल्कुल ठीक है क्योंकि ये जूम कृषि वाले जनजातीय समूह यहाँ पर आवासित है, जैसे कि हमने पढ़ा, तो ये भी ठीक है। राइट आंसर जो बनेगा कौन सा, ऑप्शन नंबर सी जो इसका आपका वो राइट आंसर रहेगा। इसके बाद नेक्स्ट दिया गया है कि प्रतिवर्ष विश्व जल दिवस आपका कब मनाया जाता है। जल दिवस मतलब कि आपका वाटर डे, वाटर डे आपका कब मनाया जाता है, तो ये आपका हर साल 22 मार्च को ये मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए जो आपका इसका वो राइट आंसर रहेगा। अभी पहली बात 22 मार्च को कब से मनाना शुरू किया, इसको 1993 से इसको जो है वो मनाना शुरू कर दिया। अभी लेटेस्ट के अंदर 2022 के अंदर, यानी कि आप ये बोल सकते हो कि 22/3/22, ठीक है, 22/3/2022 को जब आपका विश्व जल दिवस जब आपका मनाया गया, तो इसकी थीम जो वो क्या रखी गई, थीम तो काफी इंपॉर्टेंट है, एनटी एग्जाम लेगा HSSC CET का, तो बिल्कुल यहां से क्वेश्चन बनेगा थीम से जुड़ा हुआ। इसकी थीम जो है वो रखी गई थी ग्राउंड वाटर मेकिंग द इनविजिबल विजिबल, यानी कि जो ग्राउंड वाटर है ना जो इनविजिबल हो चुका है उसको विजिबल करना, ये जो है थीम रखी गई थी इस बार 2022 के अंदर, जो 22 मार्च को रखा गया वाटर डे के दिन, ठीक है। तो ये तो गया 22 मार्च को आपका जो मनाया जाता है। इससे पहले एक दिन पहले कौन सा मनाया जाता है, 21 मार्च के दिन कौन सा वन दिवस जो है वो मनाया जाता है, यानी फॉरेस्ट डे मनाया जाता है 21 मार्च को। और यहां पर जो देर का कौन सा 22 अप्रैल को कौन सा वर्ल्ड अर्थ डे मनाया जाता है, वर्ल्ड अर्थ डे मनाया जाता है कब, 22 अप्रैल को। नेक्स्ट देखो, सल्तनत वंश की वास्तविक स्थापना जो है किसके द्वारा की गई। सल्तनत वंश मतलब कि इसने पूछा कि दिल्ली जो आपकी सल्तनत जो थी, दिल्ली सल्तनत का जो काल चला था, जो कि आपका 1206 से लेकर 1526 तक चला था, तो ये जो काल चला था इसके वास्तविक संस्थापक के बारे में पूछा गया है। देखो सल्तनत वंश पहले कौन सा था, मोहम्मद गोरी। और मोहम्मद गोरी जब सारा कुछ जीतने के बाद यहां से जब जाता है, आपको पता है मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में युद्ध होता है 1191 के अंदर, 1192 के अंदर 2 युद्ध होते हैं। पहले के अंदर कौन है, पृथ्वीराज चौहान जीत जाता है, दूसरे के अंदर मोहम्मद गोरी जीत जाता है और पृथ्वीराज चौहान हार जाता है। उसके बाद 1192 के बाद क्या है, जो मोहम्मद गोरी है वो अपना सारा जितना भी एरिया उसने जीता था वो देखकर किसको, अपने ही गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक, और ये इसका दामाद भी था, इसी का दामाद था, इसी का गुलाम था, तो ये इसको अपना सारा राजपाट सौंपकर ये वापस चला जाता है। और उसके बाद कुतुबुद्दीन ऐबक जो है, क्योंकि ये गोरी का गुलाम था इसीलिए ये स्थापना करता है किसकी, गुलाम वंश की, जिसको और क्या बोलते हैं, स्लेव डायनेस्टी बोलते हैं, स्लेव डायनेस्टी, या जिसको मामलुक वंश भी बोलते हैं, मामलुक वंश। तो इस वंश की स्थापना करता है कौन, कुतुबुद्दीन ऐबक। और ये कब करता है, ये करता है 1206 के अंदर।
हमने अभी पढ़ा, जो कि 1206 से लेकर शुरुआत होती है दिल्ली सल्तनत की, और उसके बाद दिल्ली सल्तनत वंश की वास्तविक स्थापना। अब देखो, बाबर तो बाद में आया था 1526 के बाद, और बाबर के बाद आया था अकबर। गोरी ने स्थापना तो की नहीं थी, गोरी ने तो तराइन का युद्ध जीता था, उसके बाद जयचंद के साथ ये चंदावर का युद्ध जीता था 1194 के अंदर, और ये चला जाता कुतुबुद्दीन ऐबक को देकर। तो इसका मतलब कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1206 में इसने जो है किसकी गुलाम वंश की स्थापना की थी, और ये 1210 के अंदर ये मर जाता है कुतुबुद्दीन ऐबक। और इसके बाद कौन आता है? इसके बाद आता है इल्तुतमिश। इल्तुतमिश आता है इसके बाद, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, राइट आंसर जो बनेगा कुतुबुद्दीन ऐबक, ऑप्शन नंबर सी जो इसका वो राइट आंसर। नेक्स्ट, ग्राम पंचायत 10 वर्षों के लिए काम करती है। तो ग्राम पंचायत आपको बताया कितने, 5 सालों के लिए आपकी ग्राम पंचायत काम करती है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3। ग्राम पंचायत के लिए बोला जाए कुछ एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जैसे आपसे पूछता है सरपंच बनने के लिए आपकी मिनिमम एज कितनी रिक्वायरमेंट है, यानी एक तरह की एज क्वालिफिकेशन आपसे पूछ सकता है। सरपंच के लिए कितनी है? 21 वर्ष है, ठीक है। ये तो होगी सरपंच के लिए। आपसे ये पूछता है कि ग्राम सभा का सदस्य बनने के लिए, ग्राम सभा का सदस्य बनने के लिए एज रिक्वायरमेंट कितनी है? तो ग्राम सभा का सदस्य कौन होता है? जो भी व्यक्ति जो वोट डाल सकता है। वोट डालने की उम्र कितनी? 18 वर्ष, यानी कि 18 वर्ष से ऊपर का जो भी व्यक्ति है, जो भी व्यक्ति वोट डालने का जिसको अधिकार है, वो ग्राम सभा का सदस्य माना जाता है। तो इसका मतलब ग्राम सभा का सदस्य बनने के लिए एज जो रिक्वायर होती है वो 18 वर्ष, और सरपंच के लिए एज कितनी? 21 वर्ष जो है वो होती है। कार्यकाल कितना? 5 साल का होता है। और ग्राम सभा की साल के अंदर कितनी बैठक होती है? 2 बैठक जो वो करवाई जाती है 1 साल के अंदर। इसके बाद नेक्स्ट, भारत और डैश के बीच में ताशकंद समझौता जो है वो होता है। ताशकंद समझौता, पहली बात देखो, ताशकंद समझौता ये कहां पर पड़ता है? ताशकंद, ताशकंद जो है ये आपकी उज्बेकिस्तान जो पड़ता है ना, उज्बेकिस्तान, उज्बेकिस्तान। तो उज्बेकिस्तान की कैपिटल जो है ना, उसका नाम है आपका ताशकंद, ठीक है। उज्बेकिस्तान की कैपिटल आपकी ताशकंद। तो भारत और किसके बीच में आपके समझौता होता है? तो राइट आंसर जो बनेगा पाकिस्तान के बीच में आपका ताशकंद समझौता जो है वो होता है। भारत और पाकिस्तान के बीच में टोटल 3 युद्ध हुए, 3 युद्ध है। कौन कौन से? एक तो आपका 1965 के बाद 1965 का, उसके बाद नेक्स्ट आपका 1971, और तीसरा आपका 1999 कारगिल वार जो हुआ था। अब 3 जो आपके युद्ध हुए थे, इन तीनों के अंदर आपका कोई ना कोई समझौता जुड़ा हुआ है। कौन सा? सबसे पहले देखो 1965 का जो युद्ध हुआ था, इस युद्ध के बाद शांति की स्थापना करने के लिए उस समय भारत के जो प्रधानमंत्री थे लाल बहादुर शास्त्री, ठीक है, और किसके बीच में? तो अयूब खान जो पाकिस्तान का पीएम था, अयूब खान। तो इन दोनों के बीच में आपका समझौता होता है, जो कि उज्बेकिस्तान की राजधानी ताशकंद के अंदर यह समझौता किया जाता है, जो कि आपका 1965 में युद्ध हुआ था। जनवरी 1966 के अंदर ताशकंद समझौता जो है वो होता है लाल बहादुर शास्त्री और अयूब खान के बीच में, ठीक है। पहला समझौता ये वाला। उसके बाद 1971 के अंदर युद्ध होता है भारत और पाकिस्तान के बीच में, और इसी के बाद जो आपका बांग्लादेश को अलग जो आपका दर्जा दिया जाता है, अलग देश बनाया गया था पाकिस्तान से अलग करके। तो 1971 के युद्ध के बाद आपका 1972 के अंदर एक समझौता होता है जिसको बोला जाता है कौन सा? शिमला समझौता। तो आपके शिमला के अंदर जो आपकी अभी वर्तमान में हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला, वहां पर आपका जो है वो समझौता होता है 1972 के अंदर। और ये किसके बीच में होता है? इंदिरा गांधी, उस समय की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी, और किसके बीच में? पाकिस्तान का जो प्रधानमंत्री था कौन? जुल्फी अली कार भुट्टो। तो जुल्फी अली कार भुट्टो और इंदिरा गांधी के बीच 1971 का समझौता होता है, जिसको आपका शिमला समझौता जो है वो बोला जाता है। तो ये 2 हो गए। उसके बाद 1999 के अंदर आपका कारगिल वार होता है, वो तो मई के अंदर होता है, लेकिन कारगिल वार से पहले की बात है जब आपका लाहौर समझौता होता है, जो कि आपका फरवरी 1999 के अंदर आपका कौन सा? जिसको बोलते हैं लाहौर समझौता। तो ये लाहौर समझौता किसके बीच में हुआ? तो देखो याद करो, 1999 के आसपास कौन थे? अटल बिहारी वाजपेयी। तो अटल बिहारी वाजपेयी जो आपके पीएम थे, और दूसरी तरफ कौन थे? वो थे नवाज शरीफ। तो नवाज शरीफ, इन दोनों के बीच में आपका होता है लाहौर समझौता। तीनों के तीनों इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के अंदर आपके तीनों पूछे गए थे, ठीक है। 65, 71 और 99 तीनों के अंदर आपका हुआ था। 65 का जो आपके युद्ध के बाद हुआ, 71 का भी युद्ध के बाद 1972 में होता है शिमला समझौता, और 1999 फरवरी 1999 में लाहौर समझौता होता है। लेकिन इसके बावजूद जो कारगिल वार जो आपका होता है मई 1999 के अंदर, आपका कारगिल वार जो है वो, कारगिल जो युद्ध होता है वो भारत और पाकिस्तान के बीच होता है, ठीक है। तो राइट आंसर बनेगा पाकिस्तान। राइट आंसर बना ऑप्शन नंबर बी, जिसका आपका वो राइट आंसर रहेगा। चीन के साथ युद्ध कौन कौन से थे? कमेंट करके बताना, भारत और चीन के बीच युद्ध कौन कौन से थे। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, निम्न में से किस नगर को भारत का स्कॉटलैंड बोलते हैं? स्कॉटलैंड किसको बोलते हैं? तो निम्न में से किस नगर को भारत का स्कॉटलैंड बोलते हैं? तो ध्यान रखना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये बोला जाता है किसको? जो कुर्ग जो है, कुर्ग या कोडगु जो है, ये कहां पे? कर्नाटक के अंदर है। कहां पर है? कर्नाटक के अंदर।
कर्नाटक के अंदर। तो इसको आपका क्या बोला जाता है, इसको भारत का स्कॉटलैंड बोलते हैं, और इसके साथ ही इसको क्या बोलते हैं, कर्नाटक का कश्मीर बोलते हैं। कर्नाटक का कश्मीर बोला जाता है किसको, कोडगु या कुरक्कू, और साथ ही क्या बोलते हैं, भारत का स्कॉटलैंड जो इसको आपका बोला जाता है। ठीक है, तो ये हो गया इसका राइट आंसर बना ऑप्शन नंबर बी। अब एक दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और नोट कर लो। शिमला कहां पे हमने अभी पढ़ा, कहां पर है, ये आपका हिमाचल प्रदेश के अंदर। ऊटी कहां पर है, तमिलनाडु के अंदर ऊटी पड़ता है। दार्जिलिंग, दार्जिलिंग कहां पर है, दार्जिलिंग आपका वेस्ट बंगाल के अंदर है ना। दार्जिलिंग की चाय जो पढ़ते हैं वेस्ट बंगाल के अंदर है। देखो ये तो हो गया आपका भारत का स्कॉटलैंड, जिसको कुर्ग कर्नाटक को बोलते हैं। इसके अलावा शिलोंग को आपका पूर्व का स्कॉटलैंड आपसे पूछे, पूर्व का स्कॉटलैंड किसको बोलते हैं, शिलोंग को बोलते हैं, शिलोंग को। ठीक है, ये बोला जाता है, ये भी आप ध्यान रखना। और कर्नाटक जो है किसके उत्पादन में पहले नंबर पर है, कॉफी के उत्पादन में पहले नंबर पे आपका हो जाएगा कर्नाटक। नेक्स्ट देखो, होम रूल लीग आंदोलन डैश के द्वारा शुरू किया गया। तो होम रूल लीग आंदोलन, आपको पता है होम रूल लीग आंदोलन 1916 के अंदर शुरुआत की जाती है। एक तो बाल गंगाधर तिलक के द्वारा इसकी शुरुआत की जाती है, और दूसरी तरफ कौन, एनी बेसेंट जो है उसके द्वारा। तो एनी बेसेंट जो कि आयरलैंड की निवासी थी, इसके द्वारा शुरुआत की जाती है। राइट आंसर जो बना ऑप्शन नंबर डी जो इसका वो राइट आंसर, एनी बेसेंट के द्वारा किसकी, तो होम रूल लीग की स्थापना की जाती है। अगर बाल गंगाधर तिलक दिया होता तो इन दोनों के द्वारा जो है वो इसकी स्थापना की गई थी। एनी बेसेंट जो कि कहां की निवासी थी, आयरलैंड की निवासी थी, आयरलैंड की निवासी थी एनी बेसेंट। एनी बेसेंट ने जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था कौन सा, 1917 का। देखो 1916 में स्थापना की जाती है होम रूल लीग आंदोलन की, किसके द्वारा, एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक। इसी के अगले ही साल 1917 के अंदर कांग्रेस का जो अधिवेशन होता है उसके अध्यक्ष कौन बना था, तो उसकी अध्यक्ष बनी थी एनी बेसेंट। ठीक है, याद हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा, क्योंकि एक 1916 में होम रूल लीग की स्थापना की, अगले ही साल इनको अध्यक्ष जो है वो बना दिया गया। एनी बेसेंट के दो इंपोर्टेंट न्यूज़पेपर जो है वो पूछे जाते हैं, इनके द्वारा दो पब्लिश न्यूज़पेपर है, कौन कौन से, एक तो आपका हो जाएगा कॉमनवील, और एक आपका था न्यू इंडिया। कॉमनवील और न्यू इंडिया, ये दो इंपोर्टेंट न्यूज़पेपर जो कि किसके द्वारा, एनी बेसेंट के द्वारा इनका प्रकाशन किया गया। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, एनी बेसेंट जो इसका वो रहेगा राइट आंसर। नेक्स्ट देखो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बिल्कुल, अंडमान और निकोबार डैश के द्वारा पृथक किया गया। अंडमान निकोबार आप सभी को पता है, अंडमान और निकोबार भारत का एक यूनियन टेरिटरी है, और यूनियन टेरिटरी में आप देखोगे तो अंडमान और निकोबार, वैसे तो ये एक ही है यूनियन टेरिटरी, लेकिन अंडमान अलग हो जाएगा, निकोबार अलग। इन दोनों को अलग कौन करता है, वो करता है 10 डिग्री चैनल, 10 डिग्री चैनल इसको अलग करता है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा जाता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए इसका आपका वो रहेगा। अब देखो अगर हम चैनल की बात करें तो देखो एक आपका 8 डिग्री, 8 डिग्री से करते हैं। 8 डिग्री चैनल जो ये किसको अलग करता है, ये करता है मिनिकोय और किसको, मालदीव को। मिनिकोय और मालदीव को अलग करता है 8 डिग्री चैनल। उसके बाद 9 डिग्री चैनल जो आता है वो किसको, मिनिकोय और लक्षद्वीप को, मिनिकोय व लक्षद्वीप को अलग करता है। ठीक है, लक्षद्वीप। उसके बाद 10 डिग्री हमने अभी पढ़ा, अंडमान और निकोबार को ये 10 डिग्री आपका अलग करता है। तो तीनों याद रखना, राइट आंसर बना ऑप्शन नंबर ए इसका वो राइट आंसर। अब देखो अंडमान निकोबार के बारे में देखते हैं। अंडमान निकोबार की राजधानी कौन सी है, कैपिटल पूछे इसकी कौन सी, तो पोर्ट ब्लेयर इसकी राजधानी। ठीक है, पोर्ट ब्लेयर। और इसके ऊपर अगर पूछे भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी, तो भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी, भारत का एकमात्र सक्रिय का मतलब जो अभी भी चल रहा है, सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है, जिसको आप बोलते हैं बैरन द्वीप। तो बैरन द्वीप ये कहां पे पड़ता है, ये भी आपका अंडमान निकोबार पे है, और ये एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कहां पर है, इसी बैरन द्वीप पर, जो कि अंडमान निकोबार के अंदर हो जाएगा। और इसी अंडमान निकोबार के अंदर एक द्वीप है जिसको आप बोलते हो रोस द्वीप, और इस रोस द्वीप का नाम बदल दिया गया, और किसके नाम पर रखा गया, सुभाष चंद्र बोस, नेताजी सुभाष चंद्र बोस के नाम पर इसका नाम जो है वो रखा गया, रोस द्वीप का नाम। ठीक है, तो ये तीनों इंपॉर्टेंट होंगे। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट देखो, इल्बर्ट बिल विवाद जो है, इल्बर्ट बिल विवाद के साथ कौन सा वायसराय जुड़ा था, काफी इंपॉर्टेंट है, वैसे इसके बारे में ध्यान रखना। इल्बर्ट बिल, सबसे पहले बात करते हैं इल्बर्ट बिल था क्या। इल्बर्ट बिल ये था, इस बिल के अंदर क्या दिया गया था कि जो बात कब की है, पहली बात देखो ये बात है कब की, आपकी 1883 के आसपास की बात है। इल्बर्ट बिल आया था 1883 के अंदर। उस समय कौन था आपका जो वायसराय कौन था, तो देखो उस समय आपका कौन था, रिपन आया था, है ना। रिपन के बारे में हम पढ़ते हैं, कब ये आपका 1880 में आया था रिपन,
और कब से कब तक रहा था, 1884 तक रहा था। और इसी के टाइम के अंदर आया था इल्बर्ट विल। देखो पुराने टाइम की बात है, उस समय क्या था, जो जुडिशरी थी, जो आपका जो न्याय करते थे, जो जज जो बैठते थे, वो सबसे ज्यादा पावर किसके पास थी, जो आपके यूरोपियन जज तो थे, जो आपके यूरोपियन जज थे उनके पास सबसे ज्यादा पावर हुआ करती थी। ठीक है, अब यूरोपियन जज के बाद ज्यादा पावर थी, इसका मतलब अगर कोई यूरोपियन या हम कह सकते हैं अंग्रेज किसी भारत के ऊपर अत्याचार करता है, किसी भारत के लोग के साथ फ्रॉड करता है, तो जब वो जज के पास जाएगा तो यूरोपियन जज होगा वो किसका फेवर लेगा, बिल्कुल उसी अंग्रेज का फेवर लेगा, भारतीयों को उसमें न्याय नहीं मिलेगा। लेकिन इल्बर्ट बिल के अंदर क्या दिया गया था, इसके अंदर यह दिया गया था कि जो आपके इंडियन जज जो है और जो आपकी यूरोपियन जज है, जो अंग्रेज वाले जज है, उन दोनों के बीच को उनको बराबर पावर जो है वो दी जाएगी। उनको क्या दी जाएगी, बराबर पावर जो है वो दी जाएगी। तो ये इसके अंदर दिया गया था। हालांकि ये बाद में इसका काफी सारा विरोध भी हुआ था, और इल्बर्ट बिल का जो विरोध हुआ था इसको क्या बोला गया था, इसको बोला गया था श्वेत विद्रोह। श्वेत विद्रोह इसको बोला गया था, क्योंकि इसका विद्रोह किसने किया था, इसका विरोध यानी इसका विरोध किसने किया था, क्योंकि अंग्रेज ही करेंगे ना इसको, क्योंकि ज्यादा खतरा तब हुआ जब इंडियन जज को यहां पर बराबर पावर दी गई। इसका मतलब कि अब जिस तरह से अंग्रेज यहां पर भेदभाव कर रहे थे भारतीयों के साथ, उसी तरह से अब जब इंडियन जज को बराबर पावर है तो उनको भी इस बात का डर था कि क्या पता अभी इंडियन भी हमारे साथ उसी तरह का भेदभाव करे। तो मतलब कि अंग्रेजों के द्वारा जो गोरों के द्वारा विद्रोह किया गया उसको बोला गया श्वेत विद्रोह, जो कि इल्बर्ट बिल से आपका जुड़ा हुआ है। राइट आंसर देखो लॉर्ड रिपन इसका राइट आंसर रहेगा, कौन सा, ऑप्शन नंबर बी बना। इसके अलावा एक तो इल्बर्ट बिल विवाद आपका जुड़ा हुआ है किससे, रिपन के साथ। एक इससे पहले कौन था, जैसे हमने अभी पढ़ा, रिपन जो है, देखो रिपन कब आया था, 1880 में आया था। ठीक है, 1884। इससे पहले कौन था, लिट्टन था, और लिट्टन कब, 1880 तक ये रहा था। और लिट्टन के टाइम में एक आपका जो किसको लागू किया गया था इसी लिट्टन के टाइम में 1878 के अंदर, जिसको बोलते हैं वर्नाकुलर प्रेस एक्ट। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट। अब ये वर्नाकुलर प्रेस एक्ट क्या था, देखो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट जो था वो था कि जो प्रेस जो है उसकी स्वतंत्रता के ऊपर लगाम लगाने का काम। ठीक है, तो ये जारी किया गया था लिट्टन के द्वारा, लेकिन इसको खत्म किसने किया, रिपन ने किया। जब रिपन आया था 1880 के अंदर, तो 1882 के अंदर इसने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को खत्म कर दिया गया था। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। अब इल्बर्ट बिल के बाद जैसे ही विवाद हुआ और उसके बाद किसकी स्थापना होती है, 1885 के अंदर कांग्रेस की भी स्थापना की जाती है, दिसंबर 1885 के अंदर। नेक्स्ट देखो 1930 के अंदर कांग्रेस ने हिंदुस्तानी को राष्ट्रभाषा के रूप में स्वीकार कर लिया। हिंदुस्तानी डैश का मिश्रण है। देखो 1930 के अंदर कांग्रेस के द्वारा एक राष्ट्रभाषा स्वीकार की गई, और वो राष्ट्रभाषा कौन सी रखी गई, हिंदुस्तानी। हिंदुस्तानी का मतलब क्या है, इसको इसलिए रखा गया हिंदुस्तानी को क्योंकि हर एक भाषा को सरलता पूर्वक समझने के लिए एक मिश्रण बनाया गया, हिंदुस्तानी भाषा जिसको बोला गया। और ये किसका, हिंदी और उर्दू का मिश्रण है। क्योंकि अंग्रेज जो उस समय काम कर रहे थे वो किस पे, कह सकते हैं एक तरह के सांप्रदायिकता पे काम कर रहे थे। मतलब वो हिंदू और जो अभी की जो आपकी सरकार करती है, अभी के जो नेता करते हैं वही काम, हिंदू और मुसलमान को आपस में लड़ाना, तो वही काम पहले कर रहे थे। लेकिन कांग्रेस ने किसको, हिंदुस्तानी भाषा को यहाँ पे राष्ट्रभाषा बनाया, जो कि हिंदी और उर्दू दोनों भाषाओं का ये मिश्रण था। और इसलिए इसका जो मेन मोटिव था वो था हिंदू और मुसलमान दोनों को एकजुट करना। तो इसका जो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी, हिंदी और उर्दू है इसका वो राइट आंसर। 1930 तक कांग्रेस ने हिंदुस्तानी को राष्ट्रभाषा के रूप में स्वीकार किया। हिंदुस्तानी हिंदी और उर्दू का मिश्रण है, राइट आंसर सेकंड ऑप्शन। नेक्स्ट, निम्न में से किस पर्वतीय श्रेणी पर दोडेबेटा चोटी स्थित है। दोडेबेटा चोटी स्थित है, ये कहां पर, तो ये आपकी नीलगिरी के पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी आपसे पूछे वो दोडेबेटा। तो राइट आंसर कौन सा, ऑप्शन नंबर ए जो इसका वो राइट आंसर, नीलगिरी पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी। नीलगिरी कहां पर है, नीलगिरी तमिलनाडु के अंदर, तमिलनाडु के आपके नीलगिरी जिला है, नीलगिरी जिला, और यहाँ पर ऊटी के पास है। हमने अभी पढ़ा था ऊटी कहाँ पे पड़ता है, जहाँ पे दार्जिलिंग हमने पढ़ा पश्चिम बंगाल, ऊटी आपका तमिलनाडु के अंदर। तो तमिलनाडु आपका जो राज्य है उसके नीलगिरी जिले के अंदर ऊटी के पास आपकी पड़ती है नीलगिरी पहाड़ियां, और इसी की सबसे ऊंची चोटी वो बनेगी दोडेबेटा, इसका जो है वो राइट आंसर। नेक्स्ट, भारत और संस्कृति के अनुसार राज्यों के पुनर्गठन हेतु भारत सरकार के द्वारा 1953 के अंदर एक आयोग की अध्यक्षता में गठित किया गया। 1953 के अंदर एक आयोग बनाया गया था, क्योंकि भारत के अंदर क्योंकि काफी सारे लोग थे, आपको पता है अलग अलग भाषा के लोग थे, कहाँ पे कन्नड़ बोली जाती थी, कहाँ पे आपकी तमिल, कहाँ पे तेलुगु। तो भाषा के आधार पर जो मुद्दा उठा था उसके बाद 1953 के अंदर एक आयोग गठित किया गया था। कौन सा था, किसकी अध्यक्षता के अंदर, फजल अली की अध्यक्षता के अंदर। और इसको क्या बोला गया, फजल अली आयोग जो है वो बोला गया। फजल अली आयोग जो है वो बोला गया किसको,
जो आपके फजल अली आयोग के अध्यक्ष थे 1953 के अंदर एक राज्य पुनर्गठन आयोग जो बनाया गया था, फजल अली आयोग उसको बोला गया। और इसमें टोटल 3 मेंबर थे, 3 में से इसके अध्यक्ष कौन थे? फजल अली इसके अध्यक्ष जो है वो थे। और इसी के तहत जो आपका 1953 के अंदर 1 अक्टूबर 1953 के अंदर जो आपका मद्रास जो था, मद्रास के अंदर भाषा के आधार पर जो भाषा के आधार पर यहाँ पर जो विरोध हुआ था, विद्रोह हुए थे, उसके बाद 1 अक्टूबर 1953 को जो तेलुगु भाषा वाले जो थे आंध्र प्रदेश को उनको अलग कर दिया गया, यानी कि जो तेलुगु भाषा वाले थे उनको दे दिया गया आंध्र प्रदेश। और जो मद्रास था उसको क्या, यानी कि मद्रास का दूसरा पार्ट जो तमिल भाषा वाले थे उनके लिए अलग कर दिया तमिलनाडु। ठीक है, तो आपसे ये पूछता है भाषा के आधार पर अलग किया जाने वाला पहला राज्य कौन सा बना था? तो वो आंध्र प्रदेश बना था। और 1 अक्टूबर 1953 को मद्रास के 2 पार्ट कर दिए गए थे, एक आपका आंध्र प्रदेश जिसमें आपके तेलुगु भाषा वाले थे और एक तमिलनाडु जिसमें आपके तमिल भाषा वाले लोग जो है वो थे। तो इस तरह से इसके 2 पार्ट कर दिए। और उसके बाद आपकी फजल अली आयोग जो है, जैसे आपसे अगर ये पूछे फजल अली आयोग जो आपका कब बना था, इसका गठन कब हुआ? 1953 के अंदर फजल अली आयोग का गठन होता है। उसके बाद आपसे पूछता है इसने रिपोर्ट कब पेश की? 1956 के अंदर इस आयोग ने अपनी रिपोर्ट जो है वो पेश की थी। और इसी के तहत आपका 7वां संविधान संशोधन होता है, 7वां संविधान संशोधन 1956 के अंदर। और इसके तहत भारत के अंदर कितने, तो 14 स्टेट उस समय बनाए गए थे और आपकी कितनी 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए थे 1956 के अंदर। 7वां संविधान संशोधन आपसे पूछेगा किससे जुड़ा हुआ है? राज्य पुनर्गठन आयोग से जुड़ा हुआ है। और इसके तहत आपके 1956 के अंदर जो आपके 14 जो है स्टेट बनाए गए थे और 6 आपके केंद्र शासित प्रदेश जो है वो बनाए गए थे। ठीक है, अभी वर्तमान के अंदर कितने केंद्र शासित प्रदेश है और कितने स्टेट है, कमेंट करके बताना। ये क्वेश्चन आपके लिए। और इसका जो राइट आंसर बनेगा सैयद फजल अली जो है इसका वो राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट देखो, संविधान की 12वीं अनुसूची के अंतर्गत नगर निगमों को दिए गए कार्यकारी मदों या प्रशासनिक शक्तियों की संख्या कितनी है? क्वेश्चन देखो थोड़ा सा अलग टाइप का दिया गया, लेकिन इसमें कहना क्या चाह रहा है, ये बोला कि जो 12वीं अनुसूची है उसमें टोटल कितने विषय है, 12वीं अनुसूची के अंदर टोटल कितने विषय, इसने ये पूछा है। अब विषय का मतलब आपका क्या होता है? जैसे आपकी 12वीं अनुसूची है, किससे जुड़ा हुआ है? पहले ये देखो सबसे पहली बात आपका जो 73वां संविधान संशोधन जो हुआ था उसके तहत आपकी 11वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। ठीक है, 11वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। ठीक है, उसके बाद इसमें आपकी किससे जुड़ी हुई है? ये पंचायत से जुड़ी हुई है, पंचायती राज से जुड़ी हुई है 11वीं अनुसूची। ठीक है, उसके बाद 74वां संविधान संशोधन जो हुआ इसके तहत आपकी 12वीं अनुसूची जोड़ी गई। ठीक है, 12वीं अनुसूची किससे जुड़ी हुई है? ये आपकी नगर निकाय से जुड़ी हुई है, यानी नगर पालिका नगर निकाय से जुड़ी हुई आपकी 12वीं अनुसूची है। अब इसमें देखो 73वें संविधान संशोधन के अंदर 11वीं अनुसूची है, इसमें पंचायती राज क्या क्या काम कर सकता है, पंचायती राज के अंतर्गत क्या क्या काम है, जो आपके एक तरह से कह सकते हो तो पंचायत बन गई, सरपंच आपके क्या क्या काम कर सकता है गांव के अंदर, तो वो दिया गया है टोटल इतने विषय। यानी कितने विषय इसके अंदर? तो इसके अंदर आपके जो विषय हो जाएंगे वो 29 विषय, किसमें? 11वीं अनुसूची के अंदर। यानी लगभग आपके 29 काम ऐसे हैं, जैसे सड़क बनाना, गांव के अंदर साफ जल जो है वो मुहैया करवाना, तो ये सारी चीजें जो है टोटल 29 विषय के ऊपर काम करता है पंचायती राज। उसी तरह से 12वीं अनुसूची के अंदर आपका नगर निकाय है, नगर पालिका, नगर निगम, ये चीजें, तो ये आपके कितने विषय के ऊपर काम करती है? टोटल इनके पास जो काम की अगर लिस्ट बोले तो टोटल इनके पास 18 ऐसे विषय है जिनके ऊपर ये काम करता है। ठीक है, तो ये बात होगी विषय की। और यही चीज इसके अंदर दी गई है कि संविधान की 12वीं अनुसूची के अंतर्गत नगर निगम को दिए गए कार्यकारी मदों या प्रशासनिक शक्तियां, कौन कौन सी शक्तियां इनके पास, किस किस के ऊपर ये काम कर सकते हैं, तो टोटल कितने 18 जो है वो आपकी हो जाएगी 12वीं अनुसूची के अंदर। और अगर आपसे ये पूछे 11वीं के अंदर कितने हैं, तो 11वीं के अंदर आपकी 29 विषय है 11वीं के अंदर, और 12वीं के अंदर आपके 18 रहेंगे। दोनों इंपोर्टेंट है, दोनों को अच्छे से आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट, निम्न में से किस आंदोलन ने 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के बाद पहली बार ब्रिटिश राज की नींव हिला दी? 1857 का जो पहला विद्रोह था, जिसको सिपाही विद्रोह के नाम से जिसको जाना जाता है, और ये जो पहला ऐसा विद्रोह था जिसके बाद अंग्रेजों की नींव हिल गई थी कि हाँ यहाँ पर भी कि काफी ज्यादा लोगों में एकता है, यहाँ पे विद्रोह हो सकते हैं आगे भी। अब 1857 का विद्रोह इन्होंने दबा दिया था। अब उसके बाद लगभग आप यूं कह सकते हो कि 50-60 साल के बाद आपका दोबारा से कौन सा जो आंदोलन शुरू होता है, असहयोग आंदोलन, जो कि आपका 1 अगस्त 1920 के अंदर शुरुआत होती है असहयोग आंदोलन की। अब असहयोग आंदोलन क्या था?
देखो इसका जो राइट आंसर वो बनेगा असहयोग आंदोलन बनेगा। नाम से आप देख रहे हो असहयोग, यानी कि उसका सहयोग नहीं करना। महात्मा गांधी के द्वारा एक इनकी जो पुस्तक लिखी गई थी जो आपकी थी हिंद स्वराज, महात्मा गांधी ने एक पुस्तक लिखी थी हिंद स्वराज, और इसी हिंद स्वराज के अंदर महात्मा गांधी ने लिखा था अगर भारतीय अंग्रेजों का सहयोग करना बंद कर दे तो अंग्रेजों का पतन होना तय है और हमें जल्दी ही अपना स्वराज मिल जाएगा। ठीक है, तो ये लिखा गया था हिंद स्वराज के अंदर, यानी कि अंग्रेजों को सहयोग न करना, सरकारी स्कूलों में जाना बंद करना, सरकारी चीजों का यूज करना बंद करना, यानी कि जहां जहां से सरकार को आमदनी हो रही थी वो चीजों का बाइकआउट करना, ये सारा था असहयोग आंदोलन के अंदर। 1 अगस्त 1920 को इसकी शुरुआत की गई, और इसको शुरुआत करने के अंदर कुछ मेन रीजन ये भी थे क्योंकि ये आपका 1920 में था। इससे पहले आपका रोलर टैक्ट आता है। रोलर टैक्ट कब? आपका मार्च 1919 के अंदर रोलर टैक्ट आता है। ठीक है, अब रोलर टैक्ट के विरोध में जलियांवाला बाग हत्याकांड होता है, जलियांवाला बाग हत्याकांड जो कि आपका अप्रैल 1919 के अंदर। तो ये भी कुछ रीजन बने थे असहयोग आंदोलन को शुरू करने के, महात्मा गांधी के द्वारा इसको शुरू किया गया। आंदोलन चला था लगभग आपका 1.5 साल चला था ये। उसके बाद एक घटना घटती है जिसको आपका बोला जाता है चोरा चोरी की घटना, चोरा चोरी की घटना। तो चोरा चोरी की घटना जो कि कहां पे? उत्तर प्रदेश के गोरखपुर के अंदर ये शुरू हुई, उत्तर प्रदेश के गोरखपुर के अंदर ये घटना घटती है। और ये कब की बात है? 5 फरवरी 1922। डेट याद रखना, काफी इंपॉर्टेंट है। चोरा चोरी घटना कब? 5 फरवरी 1922 को ये घटना घटती है। और इसके बाद असहयोग आंदोलन जो इसको वापस ले लिया जाता है, यानी इसके बाद असहयोग आंदोलन को बंद कर दिया जाता है। क्यों? क्योंकि महात्मा गांधी किसके? अहिंसा के पुजारी थे, और इसके अंदर जो हिंसा हुई थी इसके बाद इसी की निंदा करते हुए महात्मा गांधी ने इस आंदोलन को वापिस ले लिया था। ठीक है, तो ये थे कुछ एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे कौन सा रहेगा? नेक्स्ट देखो, यह क्वेश्चन आपके लिए हिमालय के किस भाग में करेवा निर्माण एक अद्भुत प्रकार की मृदा का निर्माण पाया जाता है? तो इसका राइट आंसर बताना। 14 का राइट आंसर क्या आएगा? वरना नेक्स्ट क्लास के अंदर यहीं से क्वेश्चन हम शुरुआत करते हैं। तो आज की क्लास के अंदर इतने क्वेश्चन करेंगे। उम्मीद करता हूँ क्लास आपको अच्छी लगी होगी, और सारे के सारे क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करो, एक बार उस पेपर का प्रीवियस ईयर पेपर उठाकर देख लेना, आपको यहीं से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। पीछे की सारी क्लासेज आपको प्लेलिस्ट के अंदर मिल जाएगी। ठीक है, और अगर आप सीटी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो सीटी के पैटर्न के अकॉर्डिंग आपके मॉक टेस्ट जो है वो बनाए गए हैं। जाकर आप अपनी प्ले स्टोर के ऊपर अपनी ऐप है जिसका नाम क्या है? अवर्स एजुकेशन। तो अवर्स एजुकेशन के नाम से जाकर आप ऐप डाउनलोड करें। उसके अंदर आपको सीटी के अकॉर्डिंग जो आपका एनटीए का नया पैटर्न है, जो सिलेबस दिया गया है, उसी के अकॉर्डिंग जो आपके मॉक टेस्ट तैयार किए गए हैं जाकर आप जरूर दें, क्योंकि किसी भी एग्जाम के लिए आपके मॉक टेस्ट काफी इंपॉर्टेंट होते हैं। उससे हमें ये पता चलता है कि हमारी तैयारी कहाँ पर है, किस सब्जेक्ट के अंदर हमें ज्यादा दिक्कत है, तो हमें उस चीज को, उस सब्जेक्ट को, उस टॉपिक को हमें अच्छे से कवर करना है, ताकि उससे जो भी क्वेश्चन बने वो हमारा गलत ना हो। तो बस इस वीडियो में इतना ही। वीडियो के बारे में, क्लास के बारे में अपना वैल्यूएबल रिस्पॉन्स जरूर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।